हेलो, आई एम विशु वर्मन। आप देख रहे हैं मेरे साथ यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12। अब से पहले हमने लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 या बोले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैंक के टाइप देखे थे। हमने कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस देखा था। हमने ये भी पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। बैंक टाइप में हमने पढ़ा था मोबाइल बैंकिंग, है ना, आपका डेवलपमेंट बैंकिंग, लीड बैंकिंग एंड कोर बैंकिंग। ठीक है, आज जो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में हम देखेंगे आपका शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कॉरपोरेटिव बैंक एंड नाबार्ड बैंक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे यहाँ बैंक टू टाइप से होते हैं। बैंक के टू टाइप होते हैं। एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक, एक होते हैं शेड्यूल बैंक, दूसरे होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है कि जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल सेकंड में आते हैं वो कहलाते हैं आपके शेड्यूल बैंक। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के किस शेड्यूल में? सेकंड शेड्यूल में। किस में? सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये शेड्यूल बैंक है, कैसे पता चलेगा? शेड्यूल बैंक क्या करते हैं? ये आरबीआई के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको क्या करते हैं? ये फॉलो करते हैं। ठीक है, वही बैंक कहलाते हैं आपके शेड्यूल बैंक। यदि नॉन शेड्यूल बैंक में देखें, वे बैंक जो आरबीआई एक्ट के 1934 के शेड्यूल सेकंड में नहीं आते हैं, जो सेकंड लिस्ट में शामिल नहीं है, उनको बोलते हैं नो शेड्यूल बैंक। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है या इनकी पहचान क्या होती है? ये आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूलों को ना फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट ऑल फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। यदि मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आप देख लेना, इतना डीप कंसेप्ट आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट वे लोग आपको अपनी कोचिंग में प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ से लाखों लाखों रुपए उतारा जाता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट से। ठीक है, और वहाँ भी पूरा क्लियर नहीं करते। बट यहाँ मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है। ठीक है, एज ए सर्विस के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ। अच्छे से पढ़ें और प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो शेड्यूल बैंक है वे आपके आरबीआई एक्ट शेड्यूल सेकंड में शामिल है। जो नॉन शेड्यूल हैं वे शेड्यूल सेकंड में शामिल नहीं होते हैं। जो शेड्यूल्ड बैंक है वे आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं, जबकि ये नॉट ऑल फॉलो स्ट्रिक्ट रूल, ये सभी रूल्स को फॉलो करेंगे। आरबीआई के जितने भी है ये कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे CRR, जो हम कैश रिजर्व रेशो है, यदि आपको इन डिटेल पढ़ना है कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, सब कुछ, तो वो लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 8, 9, 10। ठीक है, हम आपको इन डिटेल सब चीज़ें समझ में आएंगी। और मेरे लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखें देखने के लिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। आरबीआई स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं शेड्यूल बैंक आरबीआई के। ठीक है, जैसे CRR आपको आरबीआई के पास रखनी होती है एक बैंक को अपने NDTL का कुछ % के रूप में। ठीक है, NDTL वगैरह सब मैंने पढ़ा है आपको, मॉनेटरी पॉलिसी से लेके लेक्चर स्टार्ट है लेक्चर नंबर 8 से। प्लीज़ कंटिन्यू देखें, आपको पता चल जाएगा NDTL क्या होता है। ठीक है, CRR रखता है एक बैंक आरबीआई के पास NDTL का कुछ % हिस्सा। ठीक है,
जबकि जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है उनको आरबीआई के पास नहीं, उनको सीआरआर अपने पास रखना होता है। किसके पास? सीआरआर रखते हैं। किसके पास रखते हैं? कीप इट विद यू, अपने पास, कीप इट विद यू, ये अपने पास रखते हैं। ठीक है, ये आरबीआई को नहीं, ये उसको नहीं देते हैं, आरबीआई को नहीं देते हैं सीआरआर। ठीक है, समझ रहे हो। और एक बात का ध्यान रखना, ये आरबीआई से लोन नहीं मांग सकते। क्या नहीं मांग सकते? आरबीआई से ये लोन नहीं मांग सकते, नो शेड्यूल्ड बैंक ना, आरबीआई से लोन नहीं मांग सकते। जबकि शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, समझ रहे हो। सीधी सी बात है, मैं लिख देता हूँ आरबीआई, और ये शेड्यूल्ड बैंक है। ये कैसा बैंक है? शेड्यूल्ड बैंक है। आरबीआई इनको लोन देता है, बट आरबीआई जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इनको लोन नहीं देता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में, मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं हमने ये 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब कवर करने जा रहे हैं हम रीजनल रूरल बैंक। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन के आते हैं इसमें कई बार, और मेंस में भी आते हैं, है ना। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। नाम से पता चल रहा है कि गांव के विकास में एक अहम भूमिका निभाने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, ये जो बना था, ये बनाया गया आरआरबी जो बनाया गया है, वो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और इस बैंक को बनाने की जो रिकमेंडेशन दी गई थी, जो सिफारिश की गई थी कि भाई इस टाइप का एक बैंक बनना चाहिए, वो किसने की थी? रिकमेंडेड बाय नरसिम्हा नहीं कह रहा मैं, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। एक होता है नरसिम्हा राव कमेटी, एक होता है नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। तो ध्यान रखना, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप ने इसकी रिकमेंडेशन की थी। ठीक है, अब जब हमने बता दिया कि नाम से पता चल रहा है कि भाई ये रीजनल जो लोकल हैं, रूरल है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके उद्धार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके मोटिव भी तो होंगे ना कुछ। भाई गांव में क्यों खोला गया? कि लोगों को बैंकिंग की हैबिट हो, पैसे की जमा करने की। यदि पैसा अपने पास रखे जमा करता है कोई आदमी, सपोज दैट आपको, आपकी सैलरी 10,000 है, आपके, एक एग्जांपल मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ आपको, आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, और आप 5,000 रुपये की सेविंग करते हो। अब वो सेविंग होती है आपकी होम, घर में, घर के किसी तिजोरी में रख दिया, कुछ रख दिया, तो क्या वहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। बट आप यही 5,000 की सेविंग बैंक में जाके कर दो, चाहे वो सेविंग अकाउंट में करना हो, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है ना, चाहे वो कितने रुपए का, इंटरेस्ट बढ़ तो रहा है ना, वो घट तो नहीं रहा, चाहे उस पर 1 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो गांव में क्या हो रहा है, आरआरबी इसलिए बनाया गया कि भाई गांव वालों को एक तो जो हो इसका जो मनी बैंकिंग हैबिट है ना, उसकी आदत हो। ठीक है, ये बोलते हैं, यदि इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा। ठीक है, ये कहलाता है, एक तो इसका एक होता है मोटिव, वित्तीय समावेशन, लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा। ठीक है, वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? वित्तीय समावेशन का होता है कि समाज का कोई, देखो, सोसाइटी का कोई भी पर्सन, ठीक है, एक बैंक में अपने के खाते में एक
मैं फिर बता रहा हूँ कि फिर बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है, सपोज दैट एक, ये देखो एक गांव है, ये क्या है, गांव है, विलेज है ना, यहाँ बहुत सारी पब्लिक है, ये मानो ये पब्लिक है, ये आवाम है विलेज की, ठीक है। यदि हम यहाँ एक बैंक खोल लेते हैं जिसको बोलते हैं आरआरबी, ठीक है, तो हर आदमी अपनी सेविंग बैंक में जमा करेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। उसको लोन भी देगा बैंक, भाई ये तो सेविंग जमा करेगा, बैंक लोन भी देगा, ठीक है। और वो अपनी जो इंश्योरेंस भी करवा सकता है, बैंक इंश्योरेंस भी देगा, ठीक है। मतलब कहने का कि सोसाइटी का हर व्यक्ति, ठीक है, एक किफ़ायती, एक मतलब बोल सकते हैं कि अच्छी गुड जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और जो सर्विस है, जैसे बैंक खाते में सेविंग का अकाउंट खुलवाना, लोन देना बैंक द्वारा, फिर इंश्योरेंस करवाना, यहाँ तक उनकी जो पहुँच है, जो रिचनेस है, वो सूटेबल हो जाएगी, ठीक है। या शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल रूप से जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो गांव में रह गए हैं, ठीक है। शहर में तो बैंक है, हर गली में बैंक मिलेगा, हर मोहल्ले में एक बैंक एटीएम वगैरह मिलेगा, बट गांव में नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो इन्होंने बोला कि भाई रीजनल रूरल बैंक बनाते हैं, गाँव के लोगों को बैंक से जोड़ते हैं, ठीक है। और बैंक से जोड़ेंगे तो मान उनकी बैंकिंग जो आदतें हैं उनमें बढ़ावा होगा, तो इसलिए रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। दूसरी बात जो आरआरबी है वो जैसे हमारे कमर्शियल बैंक प्रॉफिट को बढ़ावा देते हैं ना, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, बट आरआरबी जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। ये वर्क जो है आरआरबी का जो वर्क है वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ उसको प्रॉफिट ही चाहिए, प्रॉफिट तो चाहिए, बट वो ये भी चाहता है कि विलेज जो हमारे गांव हैं, ठीक है, विलेज सेक्टर है या एरिया है, ठीक है, उनमें क्या हो, फाइनेंस फैसिलिटी को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आरआरबी का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो चाहता है कि भाई हमारे विलेज के लोगों को फाइनेंस फैसिलिटी मिले, उनको लोन मिले बैंक से, उनको सेविंग की हैबिट्स पड़े, ठीक है, उनको एटीएम मिले, है ना, उनका बीमा हो, ठीक है। वे भाई देखो जो भी स्कीम चल रही है आजकल, जैसे धन, एक बात आपने देखी होगी, फाइनेंस फैसिलिटी, विलेज सेक्टर एरिया को फाइनेंस फैसिलिटी पहुंचाना एक सेकंड मोटिव होता है हमारे आरआरबी का, ठीक है। और हमारे आरआरबी का एक और मोटिव होता है प्रॉफिट के साथ साथ, सीधा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं, ओनली प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी को गांव तक पहुंचाना, ये इसका आरआरबी का मोटिव होता है, ठीक है। चलिए अब आरआरबी को हमने यहाँ समझ लिया आरआरबी को। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, हमारे अभी 2014 में एक योजना चली थी, जनधन योजना, पीएम जनधन योजना, है ना। तो उसमें क्यों मोदी जी ने ये स्कीम चलाई थी, वो इसलिए चलाई थी कि जो भाई लोग बैंकिंग हैबिट से जुड़े, है ना। लेकिन यदि हमारा आरआरबी ना होता और गांव तक बैंक नहीं होते, तो क्या ये योजना सक्सेस हो पाती? नहीं हो पाती ना, क्योंकि आरआरबी तो स्टार्ट हो चुका था, रीजनल रूरल बैंक 1976 एक्ट के तहत बनने लगे गांव में, भाई स्टेट में, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, अब गांव में बैंक रेडी हैं, तो इसलिए 2014 में हमारी मोदी सरकार आई, तो उन्होंने बोला भाई हम बैंकिंग हैबिट्स को जो है इम्प्रूव करने के लिए हम एक योजना चला रहे हैं, जनधन योजना। यदि मान लो गांव में बैंक ही नहीं होते, आरआरबी ही नहीं होता, तो फिर कैसे जनधन योजना सक्सेस हो सकती थी? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलिए अब देख रहे हैं हम आरआरबी का स्ट्रक्चर। आरआरबी के स्ट्रक्चर में आप देखोगे इसके 3 इंस्टीट्यूशन इसको सपोर्ट, सॉरी फॉर एक्सटर्नल साउंड, इसके 3 इंस्टीट्यूशन है। आरआरबी को जो चला रहे हैं वो सिर्फ एक नहीं चला रहा है, 3 इंस्टीट्यूशन, 3 संस्थाएं चला रही हैं। जैसे एक तो आपकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट,
की पार्टनरशिप होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टनरशिप है वो 50% है। कितनी? 50% पार्टनरशिप, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टनरशिप है वो है 15%। और जो आपकी जो स्पॉन्सर बैंक है उसके 35%, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आपको ये दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आरआरबी के इंस्टीट्यूशन है आरआरबी को चलाने के लिए, कि वहाँ पे स्पॉन्सर बैंक की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है। नहीं, पार्टनरशिप से ज़्यादा सेंट्रल बैंक, फिर उसके बाद स्पॉन्सर बैंक और फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक मतलब स्पॉन्सर बैंक वो होता है कि जो आरआरबी बैंक को, जो गांव में बैंक है ना, देखो एक तो गांव में बैंक होते हैं आरआरबी है ना, रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक क्या करता है, आरआरबी को पहुंचाता है एक तो आपकी टेक्नोलॉजी, वो बोलता है भाई हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। फिर स्पॉन्सर बैंक आरआरबी को प्रोवाइड करवाता है बैंकिंग सर्विसेज, वो इनके जो वे होते हैं, क्या नाम है, जो आरआरबी के जो स्टाफ होता है उनको ट्रेनिंग भी कौन देता है, आपका स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक कोई भी हो सकता है अपनी साइड से, कि बोल दे भाई कि एसबीआई बोल रहा है कि भाई मैं स्पॉन्सर करूँगा आरआरबी को किसी एक गांव में, ठीक है। तो वो उस गांव में आरआरबी के जितने भी आरआरबी का जो बैंक है उसमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करवाएगा, बैंकिंग सर्विसेज भी देगा, ट्रेनिंग और स्किल्स भी देगा वहाँ के बैंक वर्कर को या बैंक स्टाफ को, ठीक है। समझे मेरी बात? तो ये ध्यान रखना कि आरआरबी के स्ट्रक्चर में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक मैंने बता दिया क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ हमारा आरआरबी का एक हमने शॉर्ट टर्म में लेक्चर देखा, ठीक है। हमने एक कवर कंप्लीट किया कि आरआरबी होता क्या है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉरपोरेटिव बैंक। आरआरबी हम पढ़ चुके हैं, अब कॉरपोरेटिव बैंक में चलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट आरआरबी के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, हम देखें कॉरपोरेटिव नहीं, कोऑपरेटिव बैंक। कॉरपोरेटिव बैंक लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। हम देख रहे कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करने वाला बैंक, कोऑपरेटिव जिसको बोलते हैं सहकारी बैंक, ठीक है सर। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखो, कोऑपरेटिव बैंक जो होता है ना, मैं एक तरह से समझा रहा हूँ। ये देखो, ये एक गांव मान लो या एक कस्बा मान लो, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब ये लोग देख रहे हैं कि यार हम कुछ बैंक जैसा भी तो खोल सकते हैं अपने लिए, है ना। तो इन्होंने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं भाई, मेरे पास 10 रुपये हैं। भाई वो बोलता है भाई मेरे पास भी 10 रुपये हैं, वो बोलता है मेरे पास 100 रुपये हैं, ये बोलता है मेरे पास 400 रुपये हैं, ये बोलता है मेरे पास 500 रुपये हैं, ठीक है। ये बोलते हैं हम एक काम करते हैं, हम ना एक छोटा सा बैंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैंक। क्या बनाते हैं? बैंक, ठीक है। जब ये लोग बैंक बनाएंगे तो भाई इसके मेंबर भी यही हैं और फाउंडर भी यही हैं, समझ रहे हो। इसके ओनर्स भी यही हो गए और मेंबर भी यही हो गए। इन्होंने कहा भाई ठीक है हम अपनी सेविंग का इसमें जमा करते हैं। अब टोटल सेविंग देख लो आप, 500 इसकी होगी, 400 इसकी होगी, 900, ठीक है, 100 इसकी हो गई, 1000, 10 और 10 ये हो गए। तो भाई इनके पास हो गई 20 ही हो गई, 1020 रुपये की सेविंग। इन्होंने 1020 रुपये की सेविंग से अपना एक बैंक खोला। अब ये बोलते हैं कि भाई ठीक है हमारे पास जो जो सेविंग होती रहेगी हम इसमें डालते रहेंगे, ठीक है। किसी को भी हमारे में से जरूरत हुई, ठीक है। फिर इन्होंने एक और काम करा, इन लोगों ने क्या करा, एक स्टाफ बना दिया यहाँ पे कि इस बैंक को ये चलाएगा, कोई एक स्टाफ बना दिया, ठीक है। वो बैंक को यहाँ चला रहा है, वर्क कर रहा है यहाँ, ठीक है। अपने ही मतलब ये मान के चलो अपने बच्चे बिठा दिए या अपने जानकार गाँव के ही कोई लोग बिठा दिए, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि भाई हम में से किसी को भी जरूरत पड़े, मान लो इसके ये जो जिस पे 10 रुपये की सेविंग है, ये आदमी, इसके घर में शादी है, क्या है,
इसकी लड़की की शादी है, इसको 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, कितने की, चलो इसे 500 रुपये की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारे पास तो बैंक में 1020 है, इसको 500 रुपये की ज़रूरत पड़ी। तो ये बोलते हैं ठीक है एक काम कर, तो बैंक जा, हमारे यहाँ से अपना चेक भर और 500 रुपये निकलवा दे। तो भाई अब जिस लड़की की जिसके घर में लड़की की शादी है वो गया, इसको 500 रुपये में दे दिए, इसको बैंक ने 500 रुपये दे दिए, लेकिन वो 500 से 500 नहीं दिए, इसने बोला भाई 500 मिलेंगे ब्याज पे, ब्याज होगा 1%। जो हमारे कमर्शियल बैंक है ना, जो व्यापारी बैंक है, उनसे कम पे देंगे क्योंकि ये कॉरपोरेटिव है, ठीक है, ये कोऑपरेटिव बैंक है, सॉरी ये कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब सहकारी, एक दूसरे की सहायता करने वाला बैंक है। इसने बोला ठीक है भाई 500 रुपये तुम मुझे दो, 1% के ब्याज से हर महीना मैं आपको ब्याज देता रहूँगा। तो ये क्या होगा, ये जो रेट है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने कितना अच्छा काम करा, अपनी सेविंग से बैंक भी खोल लिया, खुद इसके ओनर हो गए और ये मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही फंडा कहलाता है आपका कोऑपरेटिव बैंक, जिसको बोलते हैं हम सहकारी बैंक, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या क्या बताया आपको, मैंने इसमें बताया कि जो मेंबर्स हैं वो ही क्या हैं, वो ओनर्स हैं, वो मालिक हैं, एंड वे ही कस्टमर्स हैं, ठीक है। किसके, ऑफ द बैंक, जो इन्होंने बैंक खोला है, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, ठीक। इसमें होता क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि ये सेविंग को कलेक्ट करते हैं, ये सेविंग्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, मेंबर्स करते हैं, ठीक है। फिर ये प्रोवाइड करवाते हैं अपनी सेविंग को, किसको प्रोवाइड करवाते हैं, वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज को, अलग अलग भाई फाइनेंशियल जो जरूरतें हैं, जो सेवाएं हैं उनके रूप में, ठीक है। सच एज, जैसे एग्जांपल के तौर में लिखता हूँ, सच एज, जैसे लाइक लोन्स, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट्स, मैंने बोला ना एक बैंक के रूप में काम कर रहा है सारा कुछ, ठीक है। एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये काम करता है एक कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, ठीक है। अब इसका मोटिव क्या है, आपने खुद देखा, इसका मोटिव क्या है भाई, ये मैंने क्या बताया, इसका मोटिव सीधी सी बात है कि मान लो एक गांव है, गांव में किसान है, किसानों ने खोला, तो इसका मतलब क्या है कि गांव की डेवलपमेंट, इसका एक मोटिव हो सकता है ना। या लोकल एरिया में, एग्रीकल्चर में, रूरल एरिया में, शहर में तो बैंक है, गांव में जहाँ बैंक नहीं है वहाँ हो सकता है कि खुद लोग खोल लें ऐसे बैंक बना के, समझ रहे हो नहीं। तो कोऑपरेटिव जो बैंक है उनका मोटिव होता है आपका एक तो मोर क्रेडिट, मतलब लोन की अत्यधिक लोन की फैसिलिटी मिले, ठीक है। जो ये मैंने ऊपर डायग्राम में समझाया ना, इसका मतलब ये है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इसी अवधारणा पर काम करते हैं, ठीक है। मोर क्रेडिट फैसिलिटी हो, फिर वो ये इनका मोटिव एक और है कि भाई रूरल डेवलपमेंट हो, है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो। सपोज दैट, एक बार और बताता हूँ, मान लो ये सब किसान है, ये तो शादी की बता दी, अब इसको एक ट्रैक्टर खरीदना है, ये कहाँ जाएगा, ये हो सकता है शहर चला जाए अपना लोन लेने, बट वहाँ तो लोन मिलेगा बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे। फिर ये अपने बैंक, अपने गांव के बैंक जो एक सहकारी बैंक है वहाँ जाएगा, कम इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा पैसा उठाएगा, थोड़ा अपने पास सेविंग होगी, मिला के एक ट्रैक्टर ले लेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलप, एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज़ को डेवलप करना, ये होते हैं इनके मोटिव। कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक जब देखा भाई इस तरह की अवधारणाएं चल रही है, कोऑपरेटिव बैंक सबसे पहले आपका ये मान के चलो, मैं भी जहाँ तक मुझे याद है रशिया में जब हमारा वो था, ये रशिया से पहले क्या था, सोवियत संघ की अवधारणा है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये किसकी अवधारणा है, सोवियत संघ की, ठीक है।
तो जब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होने लगा तो उसको एक कानूनी रूप देना भी चाहिए। एक देश एक कानूनी रूप देता है ऐसे एक स्ट्रक्चर हो। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, हम एक एक्ट ला रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका कोऑपरेटिव बैंक का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ। कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए, ठीक है, इस एक्ट के तहत। इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इनका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनको रेगुलेट जो करता है, जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक है, इनको रेगुलेट करता है, पार्टनरशिप में रेगुलेट होते हैं, जैसे हमारा आरआरबी होता है। इसमें 50% तो हमारा आरबीआई का रूल होता है, 50% इसमें आरबीआई की हिस्सेदारी होती है पार्टनरशिप, और 50% इसको स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सपोर्ट करती है। तो ये रेगुलेट होते हैं दो जगह से। 50% रेगुलेट करता है आरबीआई, 50% रेगुलेट करता है आपका सरकार, राज्य सरकार। जबकि हमारा जो रीजनल रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक में हमने बताया कि तीन इंस्टीट्यूशन संभालते हैं, जैसे ये रहा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। यहाँ सिर्फ दो इंस्टीट्यूशन है, एक तो आरआरबी और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कॉरपोरेटिव बैंक में भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दो टाइप में डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल के लिए ही कोऑपरेटिव बैंक है, हो सकता है शहरों के लिए भी हो। भाई शहर में भी कुछ कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, है ना। देखो कोऑपरेटिव बैंक टू टाइप्स होते हैं, मैं पहले बोल देता हूँ। एक तो होता है आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। जो रूरल वाले होते हैं ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है, में डिवाइडेड होते हैं। शॉर्ट टर्म वाले कुछ इस टाइप से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आप देखने को मिलेगा आपको। जस्ट वेट, पानी पी लेता हूँ। जो बिल्कुल निचले स्तर पर होती है वहाँ होती है PACC, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी होती है सबसे लो लेवल पे शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए रूरल कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। चलिए फिर मध्य स्तर पर आती है आपकी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फिर आता है आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इस तरह से काम किया जाता है। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और आपका PACC प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट कमेटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग टर्म में जो रूरल बैंक होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने वाले, उसमें होता है आपका स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल
डेवलपमेंट बैंक। सॉरी फॉर राइटिंग, बस आप मेरे साउंड को सुनते रहिए और अपने खुद हाथों से नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स की जो वैल्यू होती है उसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि आप लिख भी रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो और माइंड में भी जा रहा है, तीनों काम एक साथ हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में एक तो हो गया ये वाला, टाइम, हर आदमी टाइम बचाने के पीछे है। ठीक है, क्वालिटी इन्हेंस करने की जगह बस क्वांटिटी इन्हेंस कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी तो नहीं बढ़ा रहे हैं ना, तो इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। लॉन्ग टर्म होता है स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और लॉन्ग टर्म में एक और होता है अर्बन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये इसके दो पार्ट्स हो गए, आप समझ गए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा ये हो गया हमारे रूरल कोऑपरेटिव बैंक के पार्ट्स। एक होता है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। क्या होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में लिख देता हूँ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका शेड्यूल्ड बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक हम पढ़ चुके हैं, जो RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल होते हैं, वही होते हैं आपके शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं। जो सेकंड शेड्यूल में नहीं होते RBI के एक्ट के भी होते हैं नॉन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब आप इसे देखो जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं वो इनमें है कि स्टेट सेंट्रल बैंक हो गया, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ये हो गए PACC, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी। जो लॉन्ग टर्म में दे रहे हैं स्टेट एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट और ये अर्बन वाला, इसका जैसे लॉन्ग टर्म वाला लोन, जैसे मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात हो गई थी हमने, ये आपने कुछ लेक्चर्स में पढ़ा होगा पहले वालों में, है ना। जो लोन शॉर्ट टर्म है वो 1 साल से कम तक के लिए लोन दिया जाता है, और जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए लोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब बैंक जो आपको 1 साल से कम तक के लिए लोन देंगे और ये ज़्यादा तक के लिए। ठीक है, और इनका मेन फोकस होता है स्टेट के एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक पर और इनका। ठीक, चलिए अब पढ़ रहे हैं हम आगे नाबार्ड। नाम सुना होगा नाबार्ड का, यदि आप थोड़ा बहुत इकोनॉमिक जानते हैं। नाबार्ड बैंक, ठीक है। नाबार्ड बैंक की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। किसके रिकमेंडेशन में हुई थी पता है? किस कमेटी की? वो थी शिवराम कमेटी की रिकमेंडेशन में इनका गठन हुआ था। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये एक वित्तीय संस्था है, एक बैंक नहीं है। नाबार्ड एक बैंक तो है बट एक वित्तीय संस्था है। जैसे हमारा RBI है ना, बैंकों को लोन देता है, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते RBI में लोन लेने के लिए ना, तो ऐसी नाबार्ड है। नाबार्ड भी क्या कर रहा है आगे बता रहा हूँ आपको। नाबार्ड करवाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। प्रोवाइड किस किस को करवाता है ये देखें, नाबार्ड है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म समझ रहे हो, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड नाम से समझ में आ रहा है, रूरल और एग्रीकल्चर इन 2 सेक्टर को बड़ा डेवलप करता है, मतलब वो करवा देता है, सपोर्ट करता है। तो मैं फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड करवाता है हमारा नाबार्ड, वो करवाता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। मैंने बताया कोऑपरेटिव बैंक, अभी ये ऊपर वाला कोऑपरेटिव बैंक ही हम कवर करके आ रहे थे ना,
तो नेशनल जो भी हमारे स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक है इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देता है? हमारा नाबार्ड। रीजनल रूरल बैंक को भी कौन दे रहा है? नाबार्ड। ठीक है, क्योंकि नाबार्ड क्या एक बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको भी, जो गांव के विकास में, एग्रीकल्चर के विकास में जो सपोर्ट कर रही है, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट जो कौन कर रहा है? वो हमारा नाबार्ड कर रहा है। ठीक है, और अदर इंस्टीट्यूशन, अदर और भी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो हेल्प कर रहे हैं, किसमें हेल्प कर रहे हैं? जो एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जो हेल्प कर रहे हैं, तो नाबार्ड उनको भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो ये हो गया नाबार्ड। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने नाबार्ड देखा, आरआरबी देखा, हमने कोऑपरेटिव बैंक देखा, हमने ये 2-4 चीज़ें आज हमके लेक्चर में कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, और अगले लेक्चर में आज क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अपनी साइड से पूरा हो चुका है, ठीक है, अगले लेक्चर में हम जो देखेंगे आने वाली चीज़ों में, मैं आपको बता देता हूँ, मैं हो सकता है इन्फ्लेशन स्टार्ट कर दूँ, है ना, बट मैं सोच रहा हूँ आपको कल हम पढ़ाएंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC भी पढ़ेंगे कल। ठीक है, इन 2 चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और चलिए, अब आप अपना ध्यान रखिए सभी बच्चे। गुड नाइट। एंड चैनल पसंद आया तो आप कंटेंट पसंद आया आपको मेरा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी। चलिए, गुड नाइट।